And welcome to all CBS students session 2025-26. So today I am going to do counseling of the certificate in business skill, and in these four subjects you are going to read here. First one is ECO 01, business organization. Second one is PCO 1. This is the preparatory course in commerce. And here you have to study from basic account to final account, means each and everything you have to study here in the PCO 1. And afterwards BCO 8001. In this you have to study first business communication and entrepreneurship. In the communication you have to study here grammar skills and in entrepreneurship and small business. And fourth one is the practical subject, that is a laboratory course. In this, you are going to study Windows, programming in C, and spreadsheet. Now, in this session, I am going to cover what is commerce, what is business, what is organization, what is trade, what is aids to trade, human activities, what are they, what is economic activities, what is non-economic activities, what is bank. And afterwards there will be time, then we will see next other PPT also. So with your permission I am going to start. Now first what is commerce, this is very important. ये सबसे ज्यादा important है कि कॉमर्स को हम लोग समझे कि कॉमर्स है क्या. देखिए कॉमर्स, एक मिनट, व्हाट इज कॉमर्स. तो कॉमर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आज की डेट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज कॉमर्स, जो अभी हम आगे देखेंगे. लेकिन अगर एक दूसरे तरीके से कहा जाएगा तो होल वर्ल्ड ही कॉमर्स में आता है. कैसे, आगे चल के मैं बताती हूँ आपको. देखिए यहाँ पे लिखा है कॉमर्स इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज. तो कॉमर्स हम किसको कह सकते हैं कि जहाँ पे दो पार्टी होना चाहिए. इफ देयर इज अ सिंगल पर्सन देन वी कांट से दिस इज द ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉमर्स. If there is two person, then only we can say there is a transaction of commerce. Any transaction that uses the money to purchase goods or services is a part of commerce. देखिए इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या परचेज कर रहे हैं. जब हम परचेज करने जाते हैं तो हमको वहां पे पैसा देना पड़ता है. इट मीन्स अगर आप किसी को फ्री में कुछ दे रहे हैं सो दैट इज नॉट अ कॉमर्स. मीन्स देयर शुड बी द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी, विद द हेल्प ऑफ मनी. इसका आगे चल के मैं एग्जांपल बताऊंगी. ट्रम्प जी जैसा चल रहा है यूएसए एंड इंडिया के बीच में, मैं बताऊंगी वो कॉमर्स में कैसे आ रहा है. यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं कॉमर्स के लिए आपके लिए लेके आया हूँ और मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है पीपीटी में, ईच एंड एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम योर सिलेबस एंड फ्रॉम योर बुक, नथिंग एल्स. तो कॉमर्स इज स्ट्रॉन्ग ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सबसे पहले ये कहता है कि कॉमर्स क्या कंट्रीब्यूट करता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में. तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग किसको कहेंगे. जैसे हम इंडिया की बात करें तो फुल फुल इकोनॉमी हमारी क्या होती है. तो एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज. जी हाँ, आ रही है, आ रही है डॉक्टर साहब. यस मैम आ रही है. थैंक यू सर, आई वाज ट्राइंग फॉर दैट. तो पहले ये कॉमर्स कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है जो आज थर्ड इकोनॉमी में पहुंच गई है वर्ल्ड की, तो इसी को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. और इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. कैसे, आगे चल के इसको देखेंगे. The increased activities support industries and leads to job creation in areas like transport and banking. तो इंडस्ट्री कॉमर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, एंड उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को जैसे बताया गया है क्रिएशन लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग कम्स हियर इन द कॉमर्स.
कॉमर्स ऑल्सो सपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑपरेशन। अभी हम बात कर रहे थे ट्रम्प जी की, तो ये इसमें आ गया। देखिए कॉमर्स में मैंने सबसे पहले बताया कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी, इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, हम थर्ड इकोनॉमी में आ गए हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी शायद हो सकता है कि फर्स्ट इकोनॉमी में आ जाएं, लेकिन शायद इंटरनेशनल लेवल पे ये पसंद नहीं किया जा रहा है, इसीलिए बहुत सारे टैरिफ हम लोगों पे लगाए जा रहे हैं। और H1B वीजा भी है, जो अभी 2 दिन पहले ट्रम्प जी ने हमारे यहाँ के लोगों को दिया है तोहफा, जिनको 90 लाख रुपया जो वहाँ पे रहने के लिए देना पड़ेगा, वहाँ पे काम करने के लिए देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी कीमत है, और ये आता है कॉमर्स में। कॉमर्स में मतलब होता है कि एम्बिशन इज टू अर्न प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, सो दैट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉमर्स। ऐसे तो देखा जाएगा कि कॉमर्स इज द प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन उसका मेन एम्बिशन हमेशा यही होता है कि प्रॉफिट अर्न किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इट अलाउज कंट्रीज टू इंपोर्ट दैट्स व्हाट दे लैक एंड एक्सपोर्ट सरप्लस। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग प्रीवियस 100 साल 150 साल की पहले की बात करें, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इतना इजी नहीं था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना। बट ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, और 1944 जो 1939 से लेके 1944 तक जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला, उस वक्त जो भी वर्ल्ड की स्थिति थी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसकी वजह से जो IMF एंड IBRD बैंक बना, वर्ल्ड बैंक बना, उसकी वजह से ही ये कॉमर्स बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन में आ गया। और वैसे ही सब्जेक्ट में ये बहुत ज्यादा पॉइंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को लेके चलना चाह रही हूँ कि जब 1991 में हमारी LPG पॉलिसी अप्लाई हुई थी, तब इंडिया के बारे में अगर कहा जाए तो असली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारा चालू हुआ, और वहीं से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हमारा बहुत तेजी से चलता चला गया। और आज की डेट में बिकॉज ऑफ दैट वी आर द थर्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। Now let's see, commerce is classified into trade and aids to trade. अब समझते हैं ट्रेड। ये हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और ये हर एक कॉमर्स के बच्चे को आना चाहिए। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के इस CBS कोर्स में एडमिशन लिए हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स हैं, जो साइंस हैं, जो आर्ट्स हैं, फॉर देम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन योर बुक इन द बिगिनिंग व्हाट इज ट्रेड। So I am going to start meaning of the trade. Now here buying and selling of goods and services comes under trade. जब भी हम कोई चीज बाय करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। मतलब इसके पीछे जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कोई हमको फ्री में नहीं देता, हमको पैसा देना होता है। Now what is aids to trade? Activities which facilitate buying, selling and maintain the smooth flow of goods and services comes under aids to trade. ऐसी एक्टिविटी जो हमको ट्रेड करने में, कॉमर्स को ट्रेड करने में जो हेल्प करे, उसको हम लोग एड्स टू ट्रेड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं कि एक ये ट्रक है, और इसमें से सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। तो सिर्फ यही नहीं है, इसके एग्जांपल ट्रांसपोर्ट में हमारा एयरलाइंस भी आएगा, वाटर भी आएगा एंड रोड ट्रांसपोर्ट आएगा, जो कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड। नाउ आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू कवर व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कॉमर्स की जब बात होती है तो वहां पे बिजनेस की बात होती है और ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। तो बिजनेस क्या है? अ बिजनेस मीन्स वर्क, एफिशिएंसी, एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ऐसा कोई भी काम, जो काम, देखिए हम हाउस वाइफ भी घर पे काम करते हैं और बाहर भी काम करते हैं, लेकिन घर के काम का कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन सेम वर्क अगर कोई लेडी बाहर जाके काम करती है, तो उसको उसके लिए काम के लिए पैसा दिया जाता है। तो ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में आपको पैसा मिले, दैट इज कॉल्ड एज द wealth, that is called as the commerce, and that is also called as the business. A business activity involves production and exchange of goods and services. तो बिजनेस में सबसे पहली जो जरूरत है, जो फर्स्ट पॉइंट है, जो होना ही चाहिए, वो क्या है? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अगर कोई भी चीज आप घर पर प्रोड्यूस कर लिए और उसको अपने घर पे ही रखे, उसको मार्केट में आप सेल कर लिए, सो दैट इज नॉट अ नेम ऑफ अ बिजनेस। लेकिन अब आप उसको सेल कर रहे हैं, मार्केट से आपको पैसा मिल रहा है, उस पैसे से आप कुछ और खरीद रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। द ऑब्जेक्ट इज बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। देखिए, कोई भी काम अगर हम बाहर करने जा रहे हैं घर पे छोड़ के, तो हमारा एम्बिशन यही होता है कि हम उसमें पैसा कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। कोई भी लॉस अर्न करना नहीं चाहता है, इसीलिए द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट का एम्बिशन लेके ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नाउ एसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस: dealings in goods and services, production and exchanges, continuity and regularity in dealings, profit motive and element of risk। पहली पॉइंट हम देखते हैं, पहला पॉइंट, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, गुड्स मतलब कोई सामान है जिसको आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन सर्विस में क्या आता है? सर्विस में जैसे होता है कि डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपनी सर्विस जब आपको देते हैं तो उसके लिए वो फी चार्ज करते हैं। दैट्स वाई बिजनेस में डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। प्रोडक्शन एंड एक्सचेंजेस, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि प्रोड्यूस किया आपने तो अपने लिए नहीं, वो बाहर वालों के लिए प्रोड्यूस किया, उसको सेल किए और उसके एक्सचेंज किए तो पैसा मिला। अब जो तीसरा पॉइंट है, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी बिजनेस में कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। कंटिन्यूटी मतलब उसको हमेशा के लिए आप एक एम्बिशन बना के चले कि दिस बिजनेस आई हैव स्टार्टेड, सो दिस बिजनेस इज फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। रेगुलरिटी मतलब उसमें प्रोडक्शन रोज होना चाहिए, रोज सेल होना चाहिए, जैसे भी उस बिजनेस का ऑब्जेक्ट हो, जैसे भी उस बिजनेस की डिमांड हो, उस हिसाब से होना चाहिए। और प्रॉफिट मोटिव, अभी मैंने कहा कि बिजनेस इज द नेम ऑफ द प्रॉफिट, एवरीवन वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, दैट्स व्हाई प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। नाउ एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए, बिजनेस सब नहीं कर पाते हैं, बिजनेस का नाम होता है रिस्क, मतलब खतरा होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, लक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हार्डवर्क आपका काम आया। लेकिन कभी कभी आप ऐसे भी बिजनेस देखे होंगे कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद में भी वो बिजनेस लॉस में चला जाता है और इवन दो वो बंद हो जाता है। तो बिजनेस करने वाले के पास हिम्मत होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, साहस होना चाहिए और खतरा उठाने का हिम्मत होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन रिफर्ड एज अ कंपनी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, गवर्नमेंट बॉडी एटसेट्रा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आती है। इंस्टीट्यूशन जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव, कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट बॉडी जैसे गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट कंपनी है, दैट विल कम इन द गवर्नमेंट बॉडी। तो ये सारे चीजों का नाम हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। In another way, a group of people who form a business, club, etc. together in order to achieve a particular aim comes under organization। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे भी अगर सिंगल पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब 8, 10, 15 जो भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन। क्लब, बहुत सारे रोटरी क्लब, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक का अपना ये ऑब्जेक्ट होता है कि वो क्यों स्टार्ट हुआ है। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखें तो वहां पे उनका ऑब्जेक्ट होता है कि वो लोगों को पैसा दे और उससे वो पैसा प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जैसे हम आरएमएलए पीजी कॉलेज की ही बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यहाँ पे लोग आते हैं, टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, एजुकेशन दिया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, थर्ड वन इज द कंपनी एंड फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन होता है, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं। जैसे पिछले टाइम पे कर्ता होता था, घर का एक मेन होल्डर हेड होता था, उसको हम लोग कर्ता कहते थे, और जो बिज़नेस चलाता था, वो कर्ता ही चलाता था। सारा जो बिज़नेस का डिसीज़न होता था, वो कर्ता ही लेता था। उस चीज़ को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। आज भी चलता है, लेकिन लेवल थोड़ा कम हो गया है। सेकंड वन इज़ द पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट जो है 1932 को स्टार्ट हुआ था। तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होना ज़रूरी होता है फॉर द पार्टनरशिप। थर्ड वन इज़ द कंपनी। कंपनी में जैसे हम जानते हैं कि दिस इज़ द आर्टिफिशियल पर्सन, इसके भी आईज़ होते हैं, नोज़ होते हैं, ईयर होते हैं, हैंड होते हैं, सब कुछ कंपनी के होते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बस इसके पास दिल नहीं होता है। कंपनी में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और सबके अलग-अलग अपने क्राइटेरिया हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग ये पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? दिस सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का इसमें भला ही चाहते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कि दिस इज नॉट स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का एक फंडा अपनाया जाता है इन द केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बहुत डिटेल में है, आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे इसको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक, चलिए देखते हैं आगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्रोफेशन, सेकेंड वन इज द एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज द बिजनेस। सबको वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो मेनी डिफरेंट पीपल मेक देयर लिविंग बाय डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, दिस जॉब्स आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसा काम, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉमर्स। मैंने कॉमर्स में ही बताया कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है वहां पे वो पैसे के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, या अगर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और उसके बदले में पैसा दिया जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मस्ट बी रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। अभी हम लोगों ने बिजनेस में यही देखा कि बिजनेस हमेशा रेगुलर होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बिजनेस का पार्ट है, मतलब बिजनेस ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटीज देख सकते हैं कि एक प्लेन जा रही है और यहाँ पे शिप है, अलग अलग है, और सारा फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर यहाँ एरोप्लेन में जा रहे हैं तो पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनसे भी टिकट का पैसा लिया गया है, वो फ्री में उनको नहीं उड़ाया जा रहा है। सो दिस ऑल्सो कम्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी में क्या क्या आता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। सबसे पहले तो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो गुड्स को प्रोड्यूस करने में चार चीज लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसका हमने अभी एग्जांपल लिया है शिप का। फिर एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आफ्टरवर्ड्स कंजम्पशन। देखिए, कस्टमर एंड कंजम्पशन दो अलग अलग चीजें दी होती हैं। कस्टमर वो होता है जो सामान को घर परचेज करके ले आए, दैट इज कॉल्ड एज द, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द कस्टमर। और उस पर्सन के घर में जो भी बंदा उस सामान को यूज करे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द कंज्यूमर। तो कंजम्पशन जो करता है उसी को हम लोग कंज्यूमर भी कहते हैं। तो चार चीजें आती है इकोनॉमी में, ये याद करने वाली है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल हमने दो चीजों का दिया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। शेफ जो है कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट में वो कुक कर रहा है तो इसके लिए वो पैसा ले रहा है, अपना टाइम दे रहा है वहां पे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गृहिणी जो है घर में लगातार खाना बनाती है, दिन में भी बनाती है, दोपहर में भी बनाती है, रात में भी बनाती है, लेकिन उसके लिए उनको कोई पैसा
नहीं मिलता है, तो ये पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आते हैं हम लोग टाइप्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल, रेजिंग एनिमल्स, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, जो नेचर से संबंध है वो हम लोग प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे लिए हैं। सेकेंडरी सेक्टर में डिफाइनिंग पेट्रोलियम, टर्निंग मेटल इनटू टूल्स एंड ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग। ये यहाँ पे कुछ नेचर का हेल्प लिया गया है और कुछ जो ह्यूमन बीइंग ने मशीन बनाया है उसके थ्रू हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेक्टर। एंड टेरिटरी सेक्टर एक्टिविटीज में ट्रेड, फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्राइवेट सर्विसेज, गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे सारी चीजें हम खुद बनाते हैं, सो दैट इज इट इज कॉल्ड एज टेरिटरी सेक्टर एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट वन इज द, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए बिजनेस में क्या आता है, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग। आप फिश को निकाल के और सेल करते हैं, सो दैट विल कम इन द फिशिंग। प्रोफेशन में आ जाते हैं, तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। देखिए प्रोफेशन में जो लोग आते हैं, जैसे यहाँ पे डॉक्टर, लॉयर और सीए की बात करते हैं, तो वो कोई भी 10th और 12th पढ़ के वो डॉक्टर और लॉयर नहीं बन जाता। उसके लिए उनको हाईली क्वालिफाइड होना पड़ता है, उनको डिग्री लेनी पड़ती है। जैसे अगर डॉक्टर की बात करें तो एमबीबीएस, एमडी की डिग्री आफ्टर 12th लेनी पड़ती है, दैट ओनली वी कैन से दैट पर्सन इज द डॉक्टर। लॉयर की बात करें तो एलएलबी की डिग्री एक्स्ट्रा उनको चाहिए होती है, उसके बाद में प्रैक्टिस होता है। एनसीए में सीए का कोर्स कंपलसरी होता है। सो ये जिनके पास डिग्री है उन्हीं को हम प्रोफेशनल पर्सन कहते हैं। कम टू द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में दो चीज आता है आपका, वर्कर एंड एम्प्लॉय। ये एग्जांपल दिया गया है, वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन वर्कर किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई काम कर रहा है, कोई लेबर काम कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द वर्कर। एंड एम्प्लॉय के, अगर आप कहीं भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफिस में, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। Basis of distribution, mode of establishment starts after completing some legal formalities of needed। बिजनेस में, बिजनेस ऐसे ही नहीं स्टार्ट होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने में कुछ फंडा होता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, तब जाके कहीं बिजनेस स्टार्ट होता है। प्रोफेशन में मैंने आपको अभी बताया कि मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। एंड एम्प्लॉयमेंट में स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉर्चुनिटी लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। तो जैसे कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एम्प्लॉय बनना है, तो सबसे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का अपॉइंटमेंट लेटर लेना होगा और उसके लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। अदर थिंग्स आर हियर। Now let's see what are the examples, economic activities and non-economic activities। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में क्या है। मदर अगर अपनी बेटी को कुछ करे या बेटी को कुछ करे, सो दैट इज द नॉन इकोनॉमिक। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हियर एक्टिविटीज विच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक मोटिव। ये बहुत समझने वाली बात है, आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, ब्रीफ में दिया गया है। मैं तो पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा लेके आई हूँ कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज बुक में बहुत डिटेल में है ये सारी चीजें। एक्टिविटीज विच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक मोटिव, इकोनॉमिक मोटिव मतलब पैसा, पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। एंड आर परफॉर्म विद अ फीलिंग ऑफ लव, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी एंड पेट्रियोटिज्म आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल प्लेइंग, डांसिंग, गिविंग एंड डोनेशन। अगर आप, कोई भी बच्चा सुबह उठ के अगर प्ले करने जाता है, ग्राउंड में खेलने जाता है, सो दैट इज नॉट एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमिक। डांस कर रहा है, इफ इट इज हॉबी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेज पे डांस करें, उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, आप तो दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं हर यूनिट से थोड़े थोड़े पॉइंट लेके आई हूँ, और मुझे लगा कि कॉमर्स की बात हो रही है, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल की बात हो रही है, तो बैंक कैसे छूट सकता है, इसलिए मैं बैंक भी लेके आई हूँ। तो देखते हैं बैंक क्या है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी। तो बैंक क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो मनी में बात करता है। बैंक में आप जाके सिर्फ जाके चले आए, बैठे बैठे रहे और कोई ट्रांजेक्शन ना हो,
तो वो बैंक की कोई एक्टिविटी नहीं कहलाती है। अब इसका मेन पॉइंट क्या है? Banks accept surplus money from those who are not needed it immediately and lend it to those who need it. तो बैंक क्या करता है कि बैंक लोगों से पैसा अपने यहाँ लेता है एज अ डिपॉजिट, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और फिर लोगों को ये रिटर्न करता है या उनको लोन देता है। और बैंक के बारे में ये कहा गया है कि बैंक नेवर गोज एनीवेयर देन आल्सो इट अर्न प्रॉफिट। बैंक कहीं भी नहीं जाता है, अपनी जगह बैठा रहता है। लोग बैंक में जाते हैं लेकिन फिर भी बैंक प्रॉफिट अर्न करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बैंक का। कैसे प्रॉफिट अर्न करता है मैं अभी आपको बताती हूँ कि जब हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो उस समय जैसे आज की बात हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली इज गिवन बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो 10% 11% कर देता है। तो जो बीच का गैप है 4% to 5%, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। और वो जो आपने डिपॉजिट रखा है उसको बैंक अपने पास रखता भी नहीं है, उसको फिर से वो लोगों पे लोन दिए जाता है। इसका एक प्रोसेस है, कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे बैंक प्रॉफिट अर्न करता है। नाउ हियर आई ब्रॉट टाइप्स ऑफ बैंक। कौन कौन से बैंक्स होते हैं? है तो बहुत सारे टाइप, लेकिन फिलहाल बुक में ऐसे ही दिया था तो मैं इतने ही लेके आई हूँ आपके पास। फर्स्ट वन इज द कॉमर्शियल बैंक, सेकंड वन इज द कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड वन इज द रीजनल रूरल बैंक, फोर्थ वन इज द इंडस्ट्रियल बैंक एंड फिफ्थ वन इज द सेंट्रल बैंक। चलिए देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। A commercial bank is a financial institution that provides a wide range of services to individuals and businesses, including। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? दिस इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस का काम किया जाता है। दैट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, बहुत सारी सर्विस इसमें प्रोवाइड की जाती है। किसको प्रोवाइड की जाती है? तो ये प्रोवाइड किसी एक ह्यूमन बींग को भी की जाती है, बहुत सारे बिजनेस को भी ये प्रोवाइड की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मेन फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक का? और शायद ये बहुत सारे बैंक का यही फंक्शन होगा जो कॉमर्शियल बैंक का है। पहला है एसेट डिपॉजिट, सेकंड है प्रोवाइडिंग लोन्स, थर्ड वन इज द प्रोसेसिंग पेमेंट्स एंड फोर्थ वन इज ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो एसेट डिपॉजिट, अगर किसी के पास पैसा है, कोई सैलरी होल्डर है, 10% अपना बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो हर महीने डिपॉजिट कर रहा है, तो उसकी एक सेविंग हो जाएगी। उसको बैंक क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए देगा। और बैंक क्या करता है? उनकी डिपॉजिट मान लो 10,000 की डिपॉजिट है और 10,000 को वो 9 लोगों को अलग अलग तरीके से देगा। जब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लोन्स, उसी आपके पैसे से ही वो लोन प्रोवाइड करता है, वो कहीं अपना पैसा बैंक नहीं लगाता है। जो भी बंदे अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट रखते हैं उसी को बैंक लोन के रूप में दूसरे लोगों को देता है। थर्ड वन इज द प्रोसेसिंग पेमेंट। बहुत सारी पेमेंट बैंक के द्वारा की जाती है, जैसे कहीं का इंस्टॉलमेंट भरना हो और आपने बैंक में ये कर दिया कि हमारे अकाउंट से हर महीने इतना पैसा निकल जाना चाहिए, तो बैंक उसको नोट कर लेता है और आपके अकाउंट में वो फिट कर देता है। हर महीने उस डेट उस टाइम पे उतना पैसा चला जाता है बैंक से। नेक्स्ट वन इज ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी यहाँ पे बैंक के थ्रू होते हैं। जैसे हम लोग LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बैंक हमको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं और हम इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स वर्क्स एज इंटरमीडिएट बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। तो देखिए जो डिपॉजिट करता है उसको भी ये नहीं पता होता है, वो सिर्फ बैंक ऑफ, अगर हम एग्जांपल लें बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा को जानता है, वहां जाता है और अपना पैसा डिपॉजिट कर देता है। उसको ये पता है कि जब मुझे जरूरत होगी मैं जाके अपना FD तोड़ के अपना पैसा ले सकता हूँ, और वो एकदम रिलैक्स मोड में रहता है। लेकिन बैंक का वही नहीं खत्म हो जाता। बैंक क्या करता है? उनके डिपॉजिट को बोरोवर्स को दे देता है। ओनली 10% और 20% उस FD का वो अपने पास रखता है और 80% वो दे देता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये हर बैंक के लिए जो आज के रेट में शायद 4.5 है चल रहा है, ये हर बैंक को जरूरी है कि वो CRR कैश रिजर्व रेशियो अपने पास रखे। Now, goal of commercial bank. A commercial bank goal is to earn profit by charging higher interest rate on the loans in compared to deposit. अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया
कि जब हम डिपॉजिट रखते हैं तो 6.5 पे रहते हैं, लेकिन वही अगर हमको किसी चीज़ की अचानक ज़रूरत पड़ी और हम जाके लोन लें, तो सबसे पहले तो हमको अपना कोई सामान गिरवी रखना पड़ता है। आसानी से बैंक हमको लोन नहीं दे देता है और उसके बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू डिपॉजिट। तो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इकोनॉमिक रोल। कैसे इकोनॉमिक रोल कमर्शियल बैंक आता है, चलिए देखते हैं। कमर्शियल बैंक plays very important role in the development of the country by making funds available for investment. तो ये सिर्फ एक पर्सन को ही नहीं लोन देता है या उसका डिपॉजिट रखता है। ये इस तरीके से हर एक पर्सन का हेल्प करता है जो एलिजिबल है। और जब हमारा हर एक पर्सन हमारा सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या के थ्रू क्या होता है, हमारे कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये कंट्री के डेवलपमेंट में भी कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कमर्शियल बैंक का है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कमर्शियल बैंक। इट इज़ अ मेंबर कोऑपरेटिव बैंक के बारे में चलिए देखते हैं, जो सेकंड पॉइंट था हमारा। इट इज़ अ मेंबर ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मेंबर्स आर बोथ द ओनर्स एंड कस्टमर्स। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक जब भी स्टार्ट होता है तो इनका मेन एम्बिशन यही होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस इनका प्रिंसिपल होता है। ये बैंक स्टार्ट करते हैं कि जो भी उनके मेंबर हैं, उनको जब भी ज़रूरत हो तो उनको वो लोन प्रोवाइड करें, और जब अगर वो डिपॉज़िट रखना चाहें तो डिपॉज़िट रख सकते हैं। लेकिन इसमें डिफ़रेंस ये है कमर्शियल बैंक से कि कोऑपरेटिव बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिपॉज़िट में वो भी कम होगा, और जब ये बैंक से लोन उठाएँगे तो वो भी कम होगा, दोनों कम होगा, क्योंकि इनका एम्बिशन है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। The primary goal is to meet the financial needs of the members rather than maximizing profit। अभी मैंने इसी बात को एक्सप्लेन किया है। रीजनल रूरल बैंक, it is an Indian government owned financial institution established to provide banking and financial services to rural areas। तो ये रूरल एरिया, देखिए इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अभी ट्रम्प जी ने यही कहा था कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप इंडिया में बेचिए, तो मोदी जी का यही कहना था कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, अगर हम आपके प्रोडक्ट को इंडिया में बेचेंगे तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो कहाँ जाएंगे। इसलिए वो ना हो पाया, और उसके बाद में हमारे ऊपर एक के बाद एक टैरिफ लगाया जा रहा है, H1B लगाया जा रहा है, और पता नहीं जिस तरीके से लगाया जा रहा है आने वाले टाइम पे क्या-क्या इंडिया के ऊपर लगेगा ये कोई नहीं कह सकता। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री फोकसिंग ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो छोटे-छोटे हमारे किसान हैं, तो ये उनको लोन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर लेबर को लोन प्रोवाइड करता है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो गाँव में छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हैं, जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये रीजनल रूरल बैंक लोन प्रोवाइड करता है। आते हैं इंडस्ट्रियल बैंक। तो इट प्रोवाइड्स मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज। ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म कम प्रोवाइड करता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल लोन कंपनी। अब देखिए यहाँ पे पीपीटी में मैंने नहीं बताया है, लेकिन इंडस्ट्रियल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हाई होगा इन कंपेयर टू द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है, छोटे पर्सन को भी देगा, जो छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है, उनको भी देगा। लेकिन इंडस्ट्रियल बैंक जो है वो इनका जो लोन का अमाउंट होता है वो ह्यूज होता है, ताकि इसीलिए इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है इंडस्ट्रियल बैंक का, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव ही इनका मेन एम्बिशन है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ लिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये उसी का पार्ट है। इट वाज स्टार्टेड इन द 1999 और 1990 को इसका पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी हमारा एग्जांपल है इंडस्ट्रियल बैंक का। अब बैंक के बैंकर्स बैंक कहा जाता है सेंट्रल बैंक। चलिए उसके बारे में देखते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेब्लिश्ड इन 1935। तो ये हमारा मेन बैंक है जो 1935 में स्टार्ट हुआ था। उस समय ब्रिटिशर्स भी थे हमारे यहाँ। विच मैनेजेस द
नेशंस करेंसी, क्रेडिट सिस्टम एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए सेंट्रल बैंक जो है बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, और इसी के गाइडेंस से सारे कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, रूरल बैंक, आरआरबी, सारे बैंक जो है इसी के डायरेक्शन में चलते हैं। और सिर्फ बैंक को ही डायरेक्शन नहीं देता है, जब भी जरूरत पड़ जब भी जरूरत पड़ती है तो ये गवर्नमेंट को भी सजेशन प्रोवाइड करता है, और गवर्नमेंट भी इसी के सजेशन से जो भी बहुत सारे कानून कायदे देश में लगाए जाते हैं, वो दोनों का सजेशन होता है, गवर्नमेंट का एज वेल एज सेंट्रल बैंक का। जो भी गवर्नमेंट गाइडेंस देती है उस हिसाब से सेंट्रल बैंक कंट्री में पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन दिस वीडियो ओनली दिस मच, लेकिन अभी मेरे पास और भी पीपीटी है। अगर सर शैल आई गो टू द नेक्स्ट पीपीटी और नेक्स्ट वीडियो? मेरी आवाज आ रही सर? एम आई ऑडिबल सर? जी जी सर। नेक्स्ट पीपीटी थोड़ा चेंज करें, 1 मिनट लगेगा। एम आई ऑडिबल सर? सर आवाज आ रही है आप सब लोगों को? Yes. थैंक यू, थैंक यू। So here I am going to take next one, that is who is entrepreneur। देखिए अभी तक तो हम लोगों ने कॉमर्स की बात की, बिजनेस की बात की, ऑर्गेनाइजेशन की बात की, बैंक की बात की, लेकिन ये सारी चीज चलेगा कैसे? चलेगा तो तब ना जब कोई बंदा इस चीज को करने जाए। तो वो होता कौन है? वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो अब हम लोग एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है छोटा सा। A person who undertakes the risk of starting a new business venture is called as entrepreneur। ऐसा पर्सन जो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, जो खतरा लेता है, जो बिजनेस में हमने अभी देखा कि उसको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, उस पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। An entrepreneur creates a firm to realize their idea known as entrepreneurship। तो जब अपने आइडिया को वो एग्जिस्टेंस में लाता है तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। Which aggregates capital and labor in order to produce goods or services for profit। तो वो अकेले तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, सजेशन की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है, बिल्डिंग की जरूरत होती है, और मेहनत की जरूरत होती है। जब सारी चीजें इकट्ठा होती है तब जाके एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और ये कोई नया पर्सन इतने आसानी से नहीं कर सकता। जब हम एक्सपर्ट की राय लेके और पूरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जल्दी सक्सेस मिलने की उम्मीद रहती है। जैसे यहाँ पे सक्सेस के बारे में क्या क्या बताया गया है, प्लानिंग है, टीम है, प्लानिंग होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए आपके पास, कस्टमर होने चाहिए, स्ट्रेटेजी रणनीति होनी चाहिए, इनोवेशन मतलब न्यू आइडिया। मार्केट में तो आप तभी रह सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट में कुछ नया हो, अनोखा हो, प्राइस कम हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, और शायद अगर मार्केट में वो ना हो तो बहुत ज्यादा चलेगा। आइडियाज आइडियाज तो हमेशा न्यू होना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया बिजनेस तो हमेशा नए आइडिया के लिए आपको एग्रेसिव रहना चाहिए, मतलब तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट एनालिसिस। आप कितना कमा रहे हैं, आपको पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, आपका टारगेट क्या है, योर बिजनेस इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू दैट और नॉट, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू सी हियर इन द एनालिसिस। अगर आप अपने आप को जज नहीं करेंगे, बिजनेस को जज करेंगे, जज नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस आपका लॉस में जा सकता है। अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी तो हमेशा आती है, सबके पास आती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के और उसका गोल्डन बना लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपॉर्चुनिटी आने के बाद बोलते हैं अरे ठीक है नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी को पहचानना भी बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट मार्केट। अगर आपने कोई चीज प्रोड्यूस किया और उसका मार्केट ना मिला, तो फिर वो इवन तो आपका बहुत पैसा भी लगा है तो आपका पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या जरूरी है? आइडिया जरूरी है, विजन जरूरी है, उसका लक्ष्य क्या है, स्ट्रेटेजी जरूरी है। ये सक्सेस पाने के लिए एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। नाउ व्हाट आर द स्किल्स नीडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर हम कहें कि चलिए हम इस एक फैक्ट्री डाल लेते हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। आई एम एजुकेशन पर्सन, तो मैं फैक्ट्री नहीं डाल सकती जब तक कि मुझे बहुत आइडिया ना हो। तो इसमें क्या है, कस्टमर एक्विजिशन, आपको कस्टमर को पहचानने की जरूरत है कि आपके कस्टमर किस फील्ड में है, कहाँ है। बिल्डिंग फंक्शनल, बहुत सारी चीजें हैं, इसमें करेंगे तो आधा घंटा यही ले लेगा। चलिए हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? सर जब भी ये स्टॉप करना होगा आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा उसमें ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तब तक हम लेके चल रहे हैं पीपीटी को। तो अब इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये भी हमारा कॉमर्स में ही आता है। तो इंडस्ट्री इज अनदर स्टेप अहेड इन द इकोनॉमिक चेन। ये इकोनॉमिक का पार्ट है इंडस्ट्री। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफन थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसमें भी गुड्स ही तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मीनिंग क्या है इंडस्ट्री का और कंपनी का। कंपनी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये एक जगह आप कहीं भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री मतलब सेम टाइम के कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक जगह हो। जैसे अगर हम बनारस का एग्जांपल दें, तो लोहटिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाएंगे तो पूरे लोहे की सामान एक जगह मिलती है। तो इसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। सिर्फ एक अगर लोहे का दुकान हो तो उसको हम इंडस्ट्री नहीं कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों को यही डाउट होता है कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री typically utilizes resources such as raw material, machinery, labor to create finished product। ये तो हर एक चीज में है कि रॉ मटेरियल हमको चाहिए, कच्चा माल कहाँ से उठाना है, सस्ता माल कहाँ से उठाना है। मशीनरी, जैसे ही अगर बात करें तो मशीनरी हमेशा एडवांस मशीनरी आती रहती है मार्केट में। तो कौन सी मशीनरी नई आई है या आपकी मशीनरी पुरानी हो गई तो उसको चेंज करना है, ये पूरा आइडिया होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास। और लेबर मतलब स्किल्ड लेबर होना चाहिए। ये सारी चीजें जब आप मिलाएंगे और कैपिटल भी होना चाहिए, तब जाके आप फिनिश प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट को तैयार कर पाएंगे, जिसको कि आप मार्केट में बेच सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में दिया गया कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूसर गुड्स एंड इंडस्ट्रीज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में दिया गया है हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। चलिए देखते हैं वन बाय वन ये क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, इसमें दिया गया है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो activities engaged in the discovery and extraction of natural resources like minerals, plant, trees from the surface on beneath the surface of the earth or air or water come under this category। तो extractive को बनाया नहीं जाता है। जैसे मिनरल्स है, इसको हम बनाते नहीं है, ऑलरेडी ये जमीन के अंदर हमको मिलता है। प्लांट्स, प्लांट अगर हम एक बार लगा दिए तो वो ग्रो करता जाता है। ट्रीज, तो दिस वाटर कम अंडर दिस कैटेगरी। जैसे पानी भी है, पानी को हम लोग नदी के द्वारा ही ले सकते हैं, समुद्र से ही ले सकते हैं पानी को। अब तो खैर आर्टिफिशियल पानी भी बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल बारिश भी हो जा रही है, उसकी बात ही अलग है। नेक्स्ट है हमारा माइनिंग, फार्मिंग, हंटिंग एंड फिशिंग एटसेट्रा आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे माइनिंग, कोयले का एग्जांपल ले लें, फार्मिंग में फिश आ गया, हंटिंग में शिकार करना आ गया। तो ये सारा एग्जांपल है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का। जेनेटिक इंडस्ट्रीज ये क्या होता है, और ये सारा पॉइंट आपके बुक में दिया गया है। मैंने थोड़े थोड़े में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है कैसे है। Activities which are concerned with the reproducing and multiplying plants and animals with the objective of earning profit from the sale come under this category। तो ऐसी चीज जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो जाए, बहुत बार 10 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, तो ये हमारा आता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। इसके एग्जाम्पल है हमारा नर्सरीज। जैसे पौधा हम लोग लगाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि एक बार आप लगा दीजिए तो उसी में से ग्रो करने चले जाते हैं, करते चले जाते हैं।
सेल प्लांट्स तो नर्सरी में ग्रो करके हम उसको प्लांट्स को सेल कर देते हैं। फिश में भी यही हाल है कि आप 2 4 10 मछलियां तालाब में डाल दीजिए और थोड़े दिनों बाद आप बहुत सारी मछलियां निकाल के सेल कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। This type of industries are engaged in the conversion of raw material and semi-finished materials into finished products. तो रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, सेमी फिनिश्ड मतलब आधा तैयार हुआ और पूरा तैयार, फिर बाद में उसको पूरा तैयार करते हैं। एग्जाम्पल हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट अगर घर बनाना हो तो हम सीमेंट लेके आते हैं, ईंट लेके आते हैं, तब जाके हम अपना घर का काम स्टार्ट करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके लिए सूत की जरूरत होती है जो अलग अलग जगह से आता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। Next one is the construction industries. These industries are engaged in the construction activities like the construction of buildings, bridge, dams, roads, canals, railways line, etc. तो ऐसी चीजें जैसे बिल्डिंग, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पिछले वाले में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सीमेंट लाया जाता है, तो उस सीमेंट को हम कहाँ यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज जब बनाया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, कैनल्स, रेलवे लाइन, तो उसमें यूज किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर इमूवेबल। जो जैसे बिल्डिंग अगर तैयार कर लिया गया, तो बिल्डिंग अगर देखा जाए तो इमूवेबल है, लेकिन फॉरेन में अब तो लोग बिल्डिंग को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख ले रहे हैं, तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते। दे आर इरेक्टेड बट बिल्ड एट फिक्स साइट। उनको हम लोग अगर गिर रही है तो बिल्डिंग को सही तो कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ है उसको वहीं पे जाके हमको उसको सही करना होगा। अब आते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। तो कंज्यूमर गुड्स आर प्रोडक्ट्स बॉट फॉर द कंजम्पशन बाय द एवरेज कंज्यूमर। अभी मैंने आपको कंज्यूमर एंड कस्टमर बिगनिंग में ही बताया कि दोनों में अंतर होता है कि कौन कंज्यूमर है कौन कस्टमर है। Also called final goods, consumer goods are the end result of the production and manufacturing. Clothing, food product and dishwashers are example of the common consumer goods. जैसे फूड प्रोडक्ट, अगर राइस हो गया और दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी, जो भी हमारा है, क्लॉथ है, कपड़े में जो भी आएगा, डिश वॉशर्स हो गया, तो ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इस लेके आता है कस्टमर, लेकिन यूज उसको हाउसवाइफ ही करती है, तो हाउसवाइफ को ही हम लोग कंज्यूमर कहेंगे। कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स आर गुड्स सोल्ड टू द कंज्यूमर फॉर देयर यूज और एंजॉयमेंट। Consumer goods can be classified as durable, non-durable और service goods। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज, ये एग्जांपल है कि ये हैवी इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा लागत की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। अब चलिए देखते हैं कि व्हाट इज हैवी इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज में क्या, इंडस्ट्री दैट इज कैपिटल इंटेंसिव बट नॉट लेबर इंटेंसिव, इट यूजेस कैपिटल इक्विपमेंट एंड अदर हैवी गुड्स। तो ये जो हैवी इंडस्ट्रीज है ये कैपिटल इंटेंसिव होती है, मतलब इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है। लेबर तो आप कहीं से भी लेके जाते हैं, इसमें ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है, तो नॉर्मल पर्सन इसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हैवी इंडस्ट्रीज। नाउ लाइट इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है लाइट इंडस्ट्रीज का, कि यहाँ पे लैब में क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी कुछ जो भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, उसके बाद में माइंड यूज किया जाता है कि क्या और कैसे होता है। अब चलिए देखते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या इसमें रोका जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला है मैन्युफैक्चर्स हैवी प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया कि इसमें हैवी प्रोडक्ट ही बनाया जाता है। सेकेंड है सेल्स टू बिजनेसेस और गवर्नमेंट। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो बिग बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट है, उनको सेल किया जाता है। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है।
और इसमें काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई अगर हम लोग कहें कि चलिए हम लोग हेवी इंडस्ट्री में काम कर लें, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। नॉर्मली लोकेटेड फार अवे फ्रॉम क्राउडेड एरिया, तो जो हैवी इंडस्ट्री है इसको बहुत दूर बनाया जाता है, क्योंकि जब ये प्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत ज्यादा आवाज होती है और पॉल्यूशन भी बहुत फैलता है, इसलिए इसको जहाँ पे लोग रहते हैं उससे थोड़ा दूर इसको स्टार्ट किया जाता है। हाई बैरियर्स टू एंट्री, इस पे सब लोग एंट्री नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, दैट कम्स इन द हैवी इंडस्ट्रीज। नाउ देखते हैं कि कौन-कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं लाइट इंडस्ट्रीज में। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइट प्रोडक्ट्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि लैब में परीक्षण हो रहा था। सेल्स टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली, वहां से आप कंज्यूमर को जो भी कस्टमर है उनको आप डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। रिक्वायर्स लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये थोड़े से बजट में ये लाइट इंडस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए भी स्किल्ड लेबर की जरूरत तो पड़ती है, दोनों में स्किल्ड लेवल की लेबर की जरूरत पड़ती है, लाइट में भी और हैवी में भी। आर अलाउड टू ऑपरेट नियर रेसिडेंशियल एरियाज एंड पब्लिक प्लेसेस। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये रेसिडेंशियल एरिया मतलब जैसे आप बनारस की बात करें तो लोहरा बिल वगैरह जो रेसिडेंशियल एरिया है, ऑफिशियल एरिया है, अगर वहां पे भी चाहे तो ये लोग थोड़ी जगह लेके गवर्नमेंट से परमिशन लेके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लो बैरियर्स टू एंट्री, तो गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती हैं, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन मतलब लोगों को ये नुकसानदायक नहीं होता है, पॉल्यूशन नॉइज़ नहीं करता, आवाज़ नहीं करता। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बहुत ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। जैसे बिगिनिंग के ही हम लोगों ने देखा था कि ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, लेकिन ट्रेड में भी बहुत सारी चीजें आपके बुक में दी गई है, तो मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ के उसमें लिया गया है, ट्रेड को लिया है मैंने। The activity of buying and selling or exchanging goods and services between people comes under the trade, ये हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। Trade involves the transfer of goods and services from one person or entity to another, often in the exchange for money, ये भी ऑलरेडी हम बिगनिंग में ही बता चुके हैं। अब देखते हैं ट्रेड में क्या है। तो ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड में क्या है, इंटरनल ट्रेड में विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, जब कोई भी ट्रेड एक कंट्री के अंदर किया जाता है, इट मे बी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल ट्रेड। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बनारस से कोई सामान दिल्ली में सेल करना चाह रहे हैं, या दिल्ली से कोई सामान हम बनारस लेके आना चाह रहे हैं, सो ये हमारे देश के अंदर ही है, इसलिए इसको हम लोग इंटरनल ट्रेड कहेंगे। पेमेंट इज डन इन नेशनल करेंसी, जैसे रुपए है हमारा, तो हम लोग कॉइन में, इसमें डिजिटल में, किसी भी फॉर्म में हम पेमेंट कर सकते हैं उस पर्सन को, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ फॉर दैट ट्रांजेक्शन। अब इंटरनल ट्रेड को भी दो भागों में बांटा गया है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। जैसे ट्रेड है, ट्रेड को बांटा गया है इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड को। अब इंटरनल ट्रेड को भी दो भागों में बांटा गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। चलिए देखते हैं ये क्या है। होलसेल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग इन लार्जर क्वांटिटी। होलसेल ट्रेड में तो लार्जर क्वांटिटी में होता है, आप देखते हैं कि होलसेल में अगर कोई एक या दो पीस लेने जाए तो उसको वो सामान वहां पे नहीं दिया जाता है, उसको बल्क में सामान 100-200 पीसेस जब वो लेगा वो पर्सन, तब जाके उसको सामान दिया जाता है। अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड इज कॉल्ड एज होलसेलर। तो होलसेल की दुकान को जो चलाता है, जो मालिक होता है, उसको हम लोग होलसेलर कहते हैं। दूसरा आता है हमारा रिटेल ट्रेड। तो बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉलर क्वांटिटी, इसमें क्या होता है रिटेल ट्रेड में कि ये स्मॉलर क्वांटिटी में सेल एंड परचेज किया जाता है, मतलब खरीदा और बेचा जाता है। अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड एज रिटेलर। तो आप देखते होंगे कि शॉप जो है, छोटी छोटी शॉप आपको हर जगह मिल जाएगी, गली में भी मिल जाएगी, मेन रोड पे भी मिल जाएगी, और वहां पे आपको सामान मिल जाएगा। तो वो जो छोटे छोटे शॉप लेके मेन रोड पे अपना दुकान स्टार्ट किए हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिटेलर।
अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द एक्सटर्नल ट्रेड। ये एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोग कहते हैं फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड टेक्स प्लेस अक्रॉस द कंट्री। ये जो है जो भी इसमें ट्रांजेक्शन होगा सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, सिर्फ एक देश में नहीं होगा, ये 2 देश, 4 देश में, 6 देश में होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ट्रेड। इट मीन ट्रेड बिटवीन नेशंस, मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन में जो ट्रेड होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। वंस अगेन फॉरेन ट्रेड इनटू 3 पार्ट्स इसको डिवाइड किया गया है। फॉरेन ट्रेड को इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो चलिए देखते हैं तीनों को कैसे कैसे समझते हैं हम लोग। पहले हमारा इंपोर्ट ट्रेड। When a country buys goods from another country, for example, India bought machinery from the USA। अब तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो जब इंडिया कोई भी सामान यूएसए से परचेज कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज द इंपोर्ट ट्रेड। हम किसी दूसरे कंट्री से परचेज करने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, चलिए देखते हैं। When a country sells goods to another country, for example, India sells tea to USA। जब हम अपना सामान दूसरे कंट्री को सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोर्ट ट्रेड। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इंडिया यूएसए को चाय बेच रही है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोर्ट ट्रेड। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरपोर्ट ट्रेड। When the goods are imported from one country and the same are exported to another country। जब हम एक कंट्री से समझ समझ लीजिए कि हम जब चाइना से सामान खरीद रहे हैं, उसको अपने यहाँ कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, या ऐसे ही उसको पाकिस्तान को बेच दे रहे हैं और या यूएसए को बेच दे रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द री एक्सपोर्ट ट्रेड। जिसको हमने अपना पूरा ओरिजिनल नहीं बनाया है, वो कहीं से परचेज किया और कहीं सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज द री एक्सपोर्ट ट्रेड। Goods are imported in larger quantity and re-export in neighboring countries। हम एक बार होलसेल में बहुत सारी सामान जो भी गुड्स है उसको एक बार खरीद लेते हैं, और जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बगल वाले कंट्री या जिस भी कंट्री की होल वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वो सामान देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द री एक्सपोर्ट ट्रेड। अब आते हैं एड्स टू ट्रेड। एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट द ट्रेड आर कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड। इट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये तो हमने देखा ही है, लेकिन कुछ नोट्स टाइप है इसमें। सम एग्जांपल ऑफ एड्स टू ट्रेड इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट, ट्रेड प्रमोशन ग्रुप इनसाइड अ कंट्री एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉमर्स। तो ये क्या होता है, एड्स टू ट्रेड में क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दिखा दिया था। कम्युनिकेशन, जब आप अच्छे से देखिए, ट्रेड एड्स टू ट्रेड में आता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर को, ये बहुत मायने रखता है किसी बिजनेस के सक्सेस के लिए। एंड बैंक, बैंक के बारे में मैंने अभी बताया कि बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन टू कस्टमर। तो और जब अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, ट्रांजेक्शन की बात करें इंटरनेशनल की, तो जब हम सामने वाले पर्सन को नहीं जानते, जो हमारे कस्टमर है जो दूसरे कंट्री में है, हम उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन वहां से ऑर्डर आया है, तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हम अपने बैंक को कहते हैं कि ये हमको ये ऑर्डर वहां पे सप्लाई करना है, बट आई डोंट नो दैट पर्सन। तो बैंक क्या करता है कि उस कंट्री के बैंक से कांटेक्ट करता है और उस कंट्री के बैंक से उस पर्सन की पूरी डिटेल लेता है, और डिटेल लेने के बाद तब आपको प्रोवाइड करता है, और अगर वो सही लगे बैंक को तो आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बिना बैंक की हेल्प लिए कोई भी पर्सन दूसरे कंट्री का मांगता है सामान और आप दे देते हैं, तो वहां पे ये हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए, वो डिनाई कर जाए और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है एड्स टू ट्रेड में। वेयर हाउसिंग के बारे में अभी कहा कि जब हम सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजते हैं, तो वहां से सामान जब आता है तो हमारे यहाँ भी तो वेयर हाउस होना चाहिए उस सामान को रखने के लिए। और जब हम सामान भेजते हैं दूसरे कंट्री में, तो वहां भी वेयर हाउस होना चाहिए, इसलिए वेयर हाउस की बहुत जरूरत पड़ती है।
और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की तो बिना इंश्योरेंस अगर आप सामान किसी कंट्री में भेज दिए और रास्ते में शिप में वो खराब हो गया, तब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो भेजा है उसने कहा, वो बोलता है, जो एक्सपोर्टर है कहता है हमने तो सामान भेज दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसके पास सामान नहीं पहुँचा वो ये कहते हैं कि हमने तो सामान मिला ही नहीं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सामान तो समुद्र में ही समा गया। तो अब ऐसे केस में कौन देखेगा? तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी देखेगी, दोनों कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके देखती हैं। सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, ये सारे पार्ट है हमारे एड्स टू ट्रेड के। काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक-एक चीज़ बताएँगे तो। अब आपके पेज नंबर 15 में ये दिया गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स? सर, शैल आई कंटिन्यू और इसको यहीं पे स्टॉप करें जैसा आप कहिए सर? क्वेश्चन आंसर सेशन इज देयर आल्सो। एम आई ऑडिबल सर? Yes. इसको कंटिन्यू करें, आप लोग क्या चाहते हैं? सर लग रहा है कि सर को मेरी वॉइस नहीं मिल रही है। Yes, please continue. ओके, थैंक यू। Please join Telegram group. नाउ हियर वन क्वेश्चन इज देयर। देखिए, अब मैं थोड़ा-सा सीबीएस के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि सीबीएस सर्टिफिकेट इन बिज़नेस स्कूल ये एक एक्स्ट्रा कोर्स है आपके लिए। ये जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट जैसे आप अगर आप पीजी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, तो जहाँ पे भी जॉब की अपॉर्च्युनिटी आएगी, बिकॉज़ ये इग्नू जो है हमारा नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ये यूनिवर्सिटी है। तो इसके सर्टिफिकेट को जब आप रखेंगे अपनी सर्टिफिकेट के साथ, जैसे बीएचयू के सर्टिफिकेट के साथ, तो वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और सच बताएं और फैक्ट बताएं तो जो सीबीएस का कोर्स है उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो आपको डीपली पढ़ना होगा। कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। जैसे पेज नंबर 15 पे दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आंसर भी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। इसका आंसर होगा, बिजनेस एक्टिविटीज आर ग्रुप into two broad categories, industry and commerce, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो कॉमर्स इज कंसर्न विद द फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ऑलरेडी हम लोग बिगनिंग की पीपीटी में सारा देख चुके हैं। इट इज ए सब क्लासिफाइड एज ट्रेड एंड एक्सेस टू ट्रेड। Many think that trade and commerce are the same terms and can be used interchangeably, but the fact is both the terms are different from each other and carry different meaning. दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है ट्रेड एंड कॉमर्स का। ट्रेड सिंपली मीन्स